यूपी चुनाव में बयानबाजियां और भी तीखी होती जा रही है। जी हां, खास करके बीजेपी और अखिलेश के गठबंधन के बीच तल्खी कुछ ज्यादा है। लाल टोपी और लाल पोटली के बाद अब जुबानी जंग में बजरंग बली की एंट्री हो गई है। अमित शाह ने अखिलेश पर हमला करते हुए कहा है कि यूपी में कोई बाहुबली नहीं है, सिर्फ बजरंग बली है। जवाब में अखिलेश कैराना का एंगल लेते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी का यूपी से सियासी पलायन तय है। वहीं सीएम योगी ने कल फिर दोहराया कि समाजवादी पार्टी की लाल टोपी राम भक्तों के खून से रंगी हुई है। जवाब में जयंत कह रहे हैं कि यूपी में गन्ना जीतेगा और जिन्ना हारेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज प्रस्तापित करने का काम किया है। किसी ऐरे गहरे को आज इजाजत नहीं है आपकी भूमि छीनने की, बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की। किसी ऐरे गहरे को, किसी आलिया मालिया जमालिया को छुट्टी नहीं है मित्रों, छुट्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर कानून का राज किया है। इनके जमाने में हर उत्तर प्रदेश के जिले में, जनपद में एक बाहुबली होता था और एक माफिया होता था। अभी कोई है? कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। अमित शाह जी को थोड़ा और आगे चला जाना चाहिए था। उत्तराखंड में जहां पर 1000 से ज्यादा गांव खाली हैं और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने पलायन की रिपोर्ट बनाई थी। आखिरकार वहां क्या है? भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से इस बार राजनीतिक पलायन होने जा रहा है, इसलिए निराश है। जनता आक्रोश में है, जनता इनका तिरस्कार कर रही है। इनके विधायक, इनके नेता गांव में नहीं घुस पा रहे और जिस तरह की घटना लखीमपुर में हुई है, इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शर्म से अपना झंडा उतार लिए हैं। 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, बहन जी और भैया मिल गए। कितने सीट जीते? सिर्फ 15। क्या आपने 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया? क्या हमने कहा था आकर, क्या हमारे अजीनाथ या शरातीन आके कान में आपसे कहे थे? क्या 15 सीट जीते बाबू और बहन जी? हमारी वजह से हमको नहीं लगे ना। तो अब की बार आपसे कह रहा हूं कि जो बीएसपी और समाजवादी को आपने झोली भर भर के खैरात दी, बिल्कुल दी, वोट की, तब भी बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो इसका उपाय क्या करना चाहिए? अगर आपके घर के सामने दो बड़े बड़े सांप खड़े हुए हैं, सोचिए तस्वीर की दुनिया में जाके, आपके घर के सामने एक नाथ है, एक सांप नाथ है। समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं? आपका अल्लाह सलामत रखे आपको। एक नाथ है, एक सांप नाथ है। तो आप क्या करेंगे? आप मदारी को बुलाएंगे ना? तो मदारी आ गया। और चलिए आपको हम उन दिग्गजों के बारे में बताते हैं जो आज और कल नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से आज वो नॉमिनेशन अपना फाइल करने वाले हैं। लगभग 11 बजे के बारे में बताया जा रहा है कि वो बीजेपी दफ्तर से निकलेंगे और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा नाम है वो आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आज प्रयागराज से ये अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। तो दो यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और सिद्धार्थनाथ सिंह आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो ये 3 बड़े नाम हैं नॉमिनेशन जो फाइल करने वाले हैं आज। जैसा कि आपको बताया, केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम हैं, वो सिराथू से फाइल करने वाले हैं नॉमिनेशन। 11 बजे बीजेपी दफ्तर से निकलेंगे। क्या कुछ कहना है केशव प्रसाद मौर्य का, आइए सुनते हैं। जिनकी सोच जिन्नावादी है, जिनकी सोच अपराधियों के समीकरण की है, जिनकी सोच दंगाइयों के संरक्षण की है, जिनकी सोच कैराना सहित
उत्तर प्रदेश में लोगों को पलायन करने के लिए विवश करने वालों को, लोगों को टिकट देकर के विधानसभा ले जाने की है, वह जिन्नावादी मानसिकता के लोगों को निश्चित तौर से 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक 7 चरणों के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता साइकिल को पंचर कर देगी, हाथी को यूपी से खदेड़ देगी और अब हैंडपंप की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइपलाइन से घर घर पानी पहुंचाने की योजना है। टोपी को लेकर चलिए सीधे सिराथू से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, दावेदारी पूरी और केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि ना हैंडपंप की जरूरत है, ना साइकिल की जरूरत है, पानी भी घर घर पहुंच रहा है, तो पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव के लिए। आज नॉमिनेशन, क्या जानकारी, कब तक पहुंच रहे हैं? देखिए बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके का प्रहार फिलहाल केशव मौर्य कर रहे हैं विपक्ष के ऊपर, वो साफ तौर पर इंगित करता है कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में केशव प्रसाद मौर्य इस चुनाव को लड़के एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। सुबह वो निकले थे, उन्होंने शीतला माता मंदिर में दर्शन किए और फिलहाल अपने कैंप कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा काफिला भी उनके पीछे है और लगातार इस बात को लेकर के, चूंकि आज उनका नामांकन है, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे, उत्तर प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी वहां मौजूद रहेंगे और लगभग 11 बजे के करीब वो अपने कैंप कार्यालय केपीएस स्कूल के पास से वहां से निकलेंगे और वहां से कलेक्ट्रेट जहां पर उन्हें नामांकन करना है वहां वो पहुंचेंगे। इसके अलावा सिराथू में एक जनसभा भी होनी है और उस जनसभा में खुद जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और वहां से वो कहीं ना कहीं संवाद करेंगे। तो बहुत साफ हो जाता है श्वेता कि सिराथू का चुनाव करके न सिर्फ केशव मौर्य ने अपने क्षेत्र का एक चुनाव किया है, क्योंकि 2012 से वो यहां से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में चूंकि प्रयागराज, कौशाम्बी और तमाम इलाकों में बीजेपी का अच्छा खासा वर्चस्व रहा है और उसे बनाते हुए कहीं ना कहीं ये जो नामांकन है, ये जो दावेदारी है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिस तरीके का आक्रमण लगातार बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं, चाहे केशव मौर्य हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह, वो लगातार विपक्ष के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिव है जिसके दम पर बीजेपी चुनाव को लड़ रही है। लेकिन आज का दिन केशव मौर्य का है जो कि अपना नामांकन करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि और आज उत्तर प्रदेश में प्रचार भी जबरदस्त होने वाला है। अमित शाह से लेकर अखिलेश, जयंत, राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी, मायावती, ओवैसी सरीखे सारे हाई प्रोफाइल नेता वोटर को रिझाने के लिए मैदान में होंगे। मायावती इस चुनाव में अपनी दूसरी रैली आज गाजियाबाद में करेंगी। वहीं अखिलेश और जयंत की जोड़ी बुलंदशहर होते हुए नोएडा पहुंचेंगी। समाजवादी पार्टी के दिग्गजों की नोएडा से दूरी जग जाहिर है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले अखिलेश नोएडा का तिलिस्म तोड़ने को तैयार है। वहीं योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में ही रहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार की उपलब्धियां जनता को गिनाएंगे। तो आज धुआंधार प्रचार है उत्तर प्रदेश में और कौन कहां है ये आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, अमित शाह अनूप शहर में रहेंगे, अनूप शहर में ही प्रियंका गांधी भी रहने वाली हैं। नोएडा आ रहे हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। नोएडा को लेकर के बहुत तरह के भ्रम रहे हैं और लोगों के मन में, खास करके नेताओं के मन में बहुत तरह की आशंकाएं रही है, लेकिन इसी तिलिस्म की हम बात कर रहे हैं कि चुनाव से पहले वो तोड़ने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल सरकार पर जमकर निशाने साधे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए राहुल ने चीन पाक सीमा, जासूसी कांड और रोजगार के मुद्दों पर ताबड़तोड़ हमले किए। तो सरकार ने भी उनके आरोपों की हवा निकालने की पूरी कोशिश की। The judiciary, the election commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States. When you apply Pegasus on an Indian politician, when the Prime Minister personally goes to Israel and authorizes the use of Pegasus in India, he is attacking the people of Tamil Nadu, he is attacking the people of Assam, he is attacking the people of Kerala, he is attacking the people of Bengal. Mr. Rahul Gandhi had said about the Election Commission and the judiciary is highly objectionable. Secondly, to say such things from the Parliament House is also an insult to the Parliament itself, because we all are sitting in our respective positions because of the constitutional provisions. I believe that Rahul Gandhi has no understanding about democracy.
he has no respect for democracy and he doesn't believe in democracy. The nation is now at risk. The nation is at risk. The nation is at risk from outside, from inside. The nation is at risk from inside. And that is a very dangerous place for a nation to be. And I don't like it. I am very uncomfortable with my nation, with my beloved country standing where it is standing. Completely isolated on the outside, fighting on the inside, institutions captured, states not able to speak to each other. This worries me. It frightens me for my country. सेना के बारे में कहते हुए इनको कम से कम इतिहास का ज्ञान तो रहना चाहिए। ये राहुल गांधी अगर इनको बोलने का मौका मिल रहा है तो कांग्रेस एज ए कांग्रेस नेता वो गांधी परिवार के इसीलिए मिल रहे हैं। मोदी जी ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक प्राइम मिनिस्टर है, तो इनका मानसिकता क्या है? ये मोदी जी जहां बैठे हैं ये मेरा स्थान है, ऐसे राहुल गांधी ये गांधी परिवार वाले सोचते हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैलियों का रेला दिखेगा। आज तमाम पार्टियों के दिग्गज पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकेंगे। जाहिर है कि इन रैलियों से पहले से चढ़ा यूपी का सियासी पारा और चढ़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार खत्म होने में सिर्फ 6 दिन रह गए हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है। कल सीएम योगी ने एक बार फिर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी को सीधा निशाना बनाया। इस जोड़ी को नए लिफाफे में पुराना माल बताते हुए गर्मी शांत करने की चेतावनी दे डाली। एक बार फिर से लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है, जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए। और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा एक सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। योगी सीधे सीधे अखिलेश जयंत की जोड़ी पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की तरफ से भी अब जवाबी हमले शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश को डबल इंजन की सरकार ने बर्बाद कर दिया। शिक्षा का क्षेत्र बर्बाद है, रोजगार है नहीं, तो गर्मी तो स्वाभाविक आएगी। जो खिसियाता है, जिसके पास जवाब नहीं है, वो गर्म होता है। गर्म वो नहीं होता है जिसके पास जवाब हो। जिसके पास जवाब नहीं है वो ज्यादा गर्म है। इसलिए ये गर्मी सर्दी की बात नहीं है। सवाल ये है, क्या किसान खुशहाल होगा कि नहीं होगा। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम भाईचारा है। वो तो मुख्यमंत्री जी की नासमझी है, ऐसी भाषा उनको शोभा नहीं देती। पद की गरिमा होती है। दूसरी बात ये, वो धमकी किसको दे रहे हैं? ये क्षेत्र को वो जानते ही नहीं है। यहाँ हम जितना हमें धमकाएंगे और डराने की कोशिश करेंगे, उतने हमें ताकत बढ़ेगी। ये तो अनुमान है। यहाँ आप इन्हें और भड़का के जा रहे हो, तो ये तो पहले ही गर्म थे और आपने और गर्म कर दिए। और इस गर्मी का लाभ हमें मिलेगा और ये गर्मी उनको सत्ता से बाहर करेगी। लोग उत्तेजित हैं, लोगों का अपमान आप नहीं कर सकते। हाथरस की घटना लोगों को याद है, जिस तरह से लाठियां चलाई गई वो याद है। किसानों का आंदोलन इतने लंबे समय चला, आपने वो जो कील बिछाई, लखीमपुर में गाड़ी रौंद के चली गई, वो सबको याद है। चुनावी गर्मा गर्मी के बीच दो और दल अपने अपने अंदाज में यूपी की चुनावी लड़ाई में मैदान में हैं। बीएसपी और कांग्रेस। कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आगरा में पहली रैली कर योगी सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। प्रदेश में हर प्रकार के अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही है। उधर कांग्रेस की प्रचार की कमान संभालने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा ने नोएडा में महिलाओं से मुलाकात की। कांग्रेस ने इस मुलाकात का वीडियो जारी किया है।
पश्चिमी यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण में वोट पड़ेंगे। आज तमाम सियासी दिग्गज पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में अपनी ताकत झोंकेंगे। वोट का सवाल है और फिलहाल सबकी सियासी किस्मत का मालिक वोटर ही है। शामली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। बजट में आम लोग टैक्स छूट का इंतजार ही करते रह गए, लेकिन काली कमाई वाले भ्रष्ट अफसर भरपूर छूट के साथ ऊपरी कमाई का तहखाना लबालब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव का शोर है और काली कमाई और कैश बरामदगी का जोर है। ईमानदारी से टैक्स भरने वाला आम आदमी आंखें फाड़े देख रहा है कि कैसे नोएडा में काली कमाई का पहाड़ खड़ा हो गया है। घर के बेसमेंट में लॉकर में करोड़ों का कैश कैद था और इस रेड ने कानपुर में नोटों की बरामदगी याद दिला दी है, जहां पैसा गिनते गिनते मशीनों ने जैसे हाथ खड़े कर दिए थे। भारत के ईमानदार लोग ये तस्वीर और ये आवाज कभी नहीं भूल सकते। कभी नहीं भूल सकते कि कैसे कानपुर के एक कारोबारी के घर से 250 करोड़ से ज्यादा कालाधन मिला था, जिन्हें गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ी थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत के ईमानदार लोगों को चिढ़ाने वाली तस्वीरें उनका पीछा नहीं छोड़ती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 20 गड्डियां हैं। ये नोट भारत के मिडिल क्लास से धोखे का ताजा सबूत है। भ्रष्टाचार की काली कमाई भारत के उस कमाऊ पूत से भद्दा मजाक है जो पूरी ईमानदारी से हर साल सरकारी खजाने में टैक्स जमा करता है ताकि देश चल सके। ये तस्वीर उस मध्य वर्ग के हौसले को तोड़ने वाली है जो दिन भर बजट में समाज के विभिन्न तबकों को तो राहत पाते हुए देखता है और जब टैक्स में छूट नहीं मिलती तो मन महसूस कर रह जाता है। टैक्स में छूट में तो ज्यादा उम्मीद नहीं थी, बट सेविंग के एरिया में हमने सोचा था कि 80C में थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे सो दैट हम अपना फ्यूचर के लिए कुछ सेव कर पाएं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो माइट भी कुछ रीजन रहे होंगे इसके लिए। टैक्स स्लैब में राहत नहीं मिली है, लेकिन पिछला जो है जिस तरह से एज इट इज रखा गया है तो कम से कम जैसा बढ़ाया नहीं है तो वो कम से कम राहत की बात है कि जबकि सरकार के कोरोना के टाइम में सरकार की इनकम कम रही है तो टैक्स बढ़ने की उम्मीद जो नजर नहीं आ रही, वो एज इट इज रखा है तो ये कम से कम राहत है हमें। नोएडा के घर के बेसमेंट में मिली ये रकम 6 करोड़ रुपए है। 2000 रुपए की 13 और 500 रुपए के 7 बंडल में समाये ये इतने नोट हैं जो किसी भी गरीब और मध्य वर्ग के इंसान के सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो नोट बेनामी लॉकर में छिपाए रखे गए थे, उन्हें कमाने के लिए उसी आम आदमी को कई जन्म भी लेने पड़ सकते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी 2022 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में सामान्य आदमी साल भर में 2,04,200 रुपए कमाता है। इस तरह उसे नोएडा में जब्त किए गए 6 करोड़ रुपए कमाने में तकरीबन 293 साल लग जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो इतने पैसे कमाने के लिए भारत के किसी भी सामान्य नागरिक को कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। लेकिन जहां जनता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की चक्की के 2 पार्टों में पूरी ताकत से पीसी जा रही है, वहां मिडिल क्लास को बजट में वित्त मंत्री से सिर्फ शुक्रिया ही मिल पाता है। I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. देश में मिडिल क्लास किसी घर के उस बड़े बेटे की तरह है जिसकी तनख्वाह पर माता पिता की दवाई से लेकर छोटे भाई की पढ़ाई और बहन की शादी सब कुछ टिकी है। लेकिन पूरी शिद्दत से राष्ट्र निर्माण में जुटा मिडिल क्लास आयकर की छापेमारी में बेनामी संपत्ति के बंडलों को देखकर ठगा सा महसूस करता है। 29 जनवरी को आयकर की टीम ने नोएडा में पूर्व IPS की कोठी पर छापा मारा, जहां मानसम नोएडा वॉल्ट्स नाम की कंपनी पिछले 5 सालों से प्राइवेट लॉकर किराए पर देने का काम कर रही थी। आयकर ने जब घर के बेसमेंट में बने 600 लॉकरों की जांच की तो 6 बेनामी लॉकरों से करीब 6 करोड़ रुपए बरामद किए गए। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये कानूनी काम है। बैंक लॉकर से रेंट आउट करती है, हम भी लॉकर से रेंट आउट करते हैं। हम बैंक से ज्यादा फैसिलिटी देते हैं
मैंने इन द सेंस की बैंक चलाकर 2 बजे तक चलते हैं। हमारे यहाँ 10 बजे से 8 बजे तक, और संडे को भी हम एक्सेस कराते हैं। अब सवाल यह है कि नोएडा में काले धन का जखीरा कैसे पकड़ा गया, तो इसका जवाब ये तस्वीर है। नोएडा में इस बार चुनावों के दौरान रिकॉर्ड ब्लैक मनी मिल रही है। अब तक करीब 2.5 करोड़ रुपए गाड़ियों में मिल चुके हैं। इन्हीं पैसों की जांच करते हुए आयकर की टीम को बेनामी लॉकरों का पता चला और करीब 6 करोड़ रुपए बरामद हुए। तो देश में एक तरफ मध्यम वर्ग है जो साल भर में 25 रुपए महंगा पेट्रोल डीजल खरीदते हुए उफ तक नहीं करता। साल भर में 250 रुपए महंगा हो चुका सिलेंडर भी वो शांति से भरवाता है। महंगाई से अपने घर में स्वास्थ्य और दूसरी सर्विस के खर्च में कटौती करके एडजस्ट करने में लगा जब यही मिडिल क्लास नोएडा की कोठियों और गाड़ियों में टैक्स चोरी की इस कमाई को देखता है तो अकेले में खुद से सवाल करता है कि क्या वाकई में ईमानदार होना गुनाह है। भारत का मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास ही नहीं, भारत का हर एक नागरिक बहुत तरह के टैक्स जाल में फंसा हुआ है। मूल रूप से 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आज के दिन जो 17 एक्ट को मिलाकर जीएसटी बना दिया गया, तो जीएसटी जो है आप अपना फोन भी यूज करते हैं तो उस पर आप जीएसटी पेमेंट कर रहे होते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा 6 करोड़ लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें 4 करोड़ 50 लाख लोग ऐसे हैं जो रिटर्न तो फाइल करते हैं लेकिन 1 पैसा भी टैक्स नहीं देते, क्योंकि वो अपनी आय जो है 5 लाख से कम घोषित करते हैं, 2,50,000 से ज्यादा घोषित करते हैं, उस पर कोई भी टैक्स नहीं बनता। केवल 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं और टैक्स भी देते हैं। आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि भारत में केवल 62,000 लोग ऐसे हैं जिनकी जो रिटर्न फाइल करते हैं जिनकी आय 1 लाख से 1 करोड़ से ज्यादा है जिनकी आय। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के घर में तिजोरी, अलमारी, बिस्तर, दीवार और न जाने कहां नोटों की गड्डियां दबी पड़ी हुई मिली थी। अहमदाबाद के जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय की टीम ने जब ये छापेमारी की होगी तो सोचा होगा कि शाम तक काली कमाई गिनकर वो काम निपटा लेंगे, लेकिन जब नोटों की गिनती शुरू हुई तब उन्हें समझ में आया कि घर में मिली नोटों की गड्डियों को गिनने का काम उनके बस के बाहर का। अफसरों को 257 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गिनने के लिए एसबीआई के अफसरों की मदद लेनी पड़ी। कभी कानपुर तो कभी कन्नौज में मिलने वाली ये काली कमाई उस टैक्स चोरी का नतीजा है जो अगर पकड़ी जाए तो मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कुछ कम हो सकता है। द टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने अपनी एक स्वतंत्र रिसर्च में दावा किया है कि भारत में सालाना 70,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी होती है। यानी भारत में एक बड़ा तबका ऐसा है जो अपनी कमाई पर ईमानदारी से टैक्स नहीं भरता और सालाना 70,000 करोड़ रुपए का चूना सरकार को लगाता है। आज तक ब्यूरो। टैक्स की चोरी, करप्शन की कमाई और ईमानदारी का नकाब पहने अफसरों और बड़े कारोबारियों का खेल सामने आने लगा है। तो इधर सरकार ने बजट में टैक्स चोरों की गर्दन दबोच ली है। जी हां, तलाशी और छानबीन में जब्त अघोषित आय जब्त करके इसे सरकारी खजाने का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यानी इसका मतलब यह समझिए कि टैक्स चोर के यहां छापेमारी में मिला सारा पैसा, कैश, सब कुछ सरकार का होगा। जिस देश में सालाना 2 करोड़ 69 लाख लोग विदेश यात्रा करते हों, जिस देश में लग्जरी गाड़ियों की बिक्री में 167% का इजाफा हुआ हो, जिस देश में सिर्फ 4% अमीर किसानों पर टैक्स लगाकर 25,000 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई जा सकती हो, उस 130 करोड़ की जनसंख्या में 2% लोग भी टैक्स नहीं देते। कुल मिलाकर भारत आमदनी छिपाने वालों का देश है। यही वजह है कि अलीगढ़ की तंग गलियों में जब करोड़पति कचौड़ी वाले पर छापा मारा जाता है तो देश हैरान हो जाता है। अलीगढ़ का मामूली कचौड़ी वाला हम सबको ये याद दिलाता है कि देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पूरी ईमानदारी से टैक्स नहीं भरते। इसी वजह से सारा बोझ मिडिल क्लास के कंधों पर आ जाता है। देखिए, भारत में टैक्स की चोरी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम टैक्स रिटर्न की बात करें तो अभी इसी साल जो है 5 करोड़ 75 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल करी है। 5 करोड़ 75 लाख केवल 4% टोटल पॉपुलेशन का, जो 130 करोड़ अपनी पॉपुलेशन है, केवल 4% लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उसमें भी बाकी लोग जो रिटर्न फाइल नहीं करते, बेसिकली कहीं ना कहीं टैक्स चोरी की बात करते हैं। वो टैक्स की चोरी करते हैं। जो रिटर्न फाइल करते हैं उनको तो एक बार रिटर्न फाइल करने के बाद में सरकार के वो मायाजाल में फंस जाते हैं वो, और उसके बाद सरकार की स्क्रूटनी चालू हो जाती है, उस पर निगरानी चालू हो जाती है। लेकिन बहुत लोग जो है रिटर्न फाइल नहीं करते, टैक्स की चोरी करते हैं। ये टैक्स का पैसा अगर देश में आ जावे,
इनकम टैक्स में मूल तौर से 12 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी साल में मानी गई है कि इतना 1 लाख रुपया 1 लाख करोड़ जो है हर एक महीने हमारी रिकवरी हो, लेकिन वो जाते जाते हम देखते हैं कि वो 7 से 8 करोड़ के आसपास रह जाता है। तो इनकम टैक्स में टारगेट भी पूरा नहीं हो पाता। तो टैक्स की चोरी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में। इस वजह से टैक्स चोरी और भ्रष्टाचारी मौज करते हैं और उनकी अकूत संपत्तियों का पता आयकर विभाग की छापेमारियों से देश को होता है, जब उनके घर के पाइपों से करारे नोट निकलते हैं। ये पिछले साल नवंबर की तस्वीर है, जब कर्नाटक की एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुलबर्गी में एक पीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर के घर पर छापेमारी की। इस दौरान और इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नामांकन के लिए घर से निकल गए हैं। बीजेपी दफ्तर से मौर्य जेपी नड्डा की अगवानी करने पुलिस लाइन जा रहे हैं, जहां से नड्डा और मौर्य सिराथू के लिए रवाना होंगे, जहां आज वो पर्चा दाखिल करेंगे। उससे पहले आज सुबह सुबह भगवान के दर पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। बाकायदा पूजा पाठ करने के बाद अब पार्टी दफ्तर से निकल रहे हैं जेपी नड्डा की अगवानी करते हुए, और उसके बाद सिराथू जाएंगे ये दोनों, और वहां पर आज नॉमिनेशन फाइल करना है।